नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी को, राम राम सभी को। तो सभी को बहुत आज प्यार भरा नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो सब? लास्ट की जो क्लासें हो रही थी, अपने जो भी टॉपिक थे वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बराबर मात्रा में उनको तैयार करते चल रहे होंगे और अच्छे से उन पे अपनी पकड़ और अपनी कमांड को मजबूत करते हुए आप चल रहे होंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो मुकेश क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से आपका स्वागत करता हूँ। ओके प्यारे साथियों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हमारे वन्य जीव संसाधन के बारे में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा उस नए टॉपिक का नाम होगा राजस्थान की जलवायु। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें नोट्स ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। प्यारे साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुने। इसमें समझना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसमें जितना समझोगे उतना ही आप अन्य टॉपिकों में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान की जलवायु के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जलवायु कहा किसको जाता है, जलवायु होता क्या है। दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, जल और वायु। लेकिन इसकी अपन डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जलवायु कहा किसको जाता है, तो इन तमाम बिंदुओं के बारे में अपन विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपके अच्छे से दिल और दिमाग से आप क्लास को चला के और बैठ जाइए और जितना हो सके उतना इसे आप जितने भी हो सकते हैं उतने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आज इस टॉपिक के बारे में जो है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, देखो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा यानी कि जलवायु किसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से मेरे साथ एक एक लफ्ज को, एक एक शब्द को आप अच्छे से समझते हुए चलना। देखो मैं सर्वप्रथम परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है मामला। किसी क्षेत्र, किसी भी या किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन, किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन औसत भौगोलिक दशाओं को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है। ठीक है प्यारे, अब देखो इस परिभाषा में आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ध्यान देना, किसी क्षेत्र की, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, जहां पे भी आप बैठे हुए हो या जहां भी आप रहते हो, आपका कोई भी जिला हो, आपका कोई भी गांव हो, आपका कोई भी तहसील खंड हो, कैसा भी हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को ले लीजिए आप। उस क्षेत्र की दीर्घकालीन, बहुत लॉन्ग टाइम तक, अब लॉन्ग टाइम दीर्घकालीन यानी कि दीर्घकाल का लगभग कितना ले ले? क्या 200, 500, 1000, 2000 साल ले ले? नहीं साहब, इसमें दीर्घकालीन का मतलब है
दीर्घकालीन का मतलब है 30 से 35 वर्ष। 30 से 35 वर्ष कितना टाइम लिया जाता है बीच में? 30 से 35 वर्ष की बात कर रहा हूं। मैंने जो दीर्घकालीन शब्द प्रयोग यहाँ पर किया है, ये दीर्घकालीन शब्द है 30 से 35 वर्षों के लिए। तो जो आपने क्षेत्र विशेष सोचा है माइंड के अंदर कि ये मेरा क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष की औसत भौगोलिक दशाएं, औसत भौगोलिक दशाएं। अब आपको ये भी थोड़ा कई सारे स्टूडेंटों को मालूम होगा कि औसत भौगोलिक दशाएं क्या होती है, लेकिन कई सारे हमारे 60-70% स्टूडेंटों को ये मालूम नहीं होगा कि भाई औसत भौगोलिक दशाएं किसको कहा जाता है। देखो, इसके लिए मैं यहाँ पे औसत भौगोलिक दशाओं के लिए लिख रहा हूँ। औसत भौगोलिक दशाएं क्या होती है भाई? एक तो होता है औसत भौगोलिक दशाओं में, एक तो होता है तापमान, ठीक है, एक होता है भाई वर्षा, एक होती है भाई आर्द्रता, एक होती है भाई पवनें, और एक होता है भाई वायुदाब। वायुदाब, ठीक है। ये चीज होती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इनको कहा जाता है औसत भौगोलिक दशाएं। इन सब का एवरेज निकाला जाता है क्षेत्र में 30-35 वर्षों के दौरान क्या एवरेज टेम्परेचर रहा है, क्या एवरेज रेन रही है, वर्षा रही है, क्या एवरेज आर्द्रता रही है, क्या एवरेज पवनें चली है, क्या एवरेज वहां पे वायुदाब रहा है। इनको सबको मापने का जो पैमाना होता है वो सब आपको ध्यान होगा। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, और पवनों को जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है, और वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये आपको जरूर थोड़ा जीके की दृष्टि से ध्यान होगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, तापमान जो है इसको थर्मामीटर से मापा जाता है, वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, पवनों को एनीमोमीटर से मापा जाता है, और वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो जो भी क्षेत्र विशेष की हम बात कर रहे हैं कि ये क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष में 30 से 35 वर्ष तक कितना औसत तापमान रहा है, कितनी औसत वर्षा हुई है, कितनी औसत आर्द्रता रही है, कितनी औसत पवनें चली हैं यहाँ पे हवाएं, और कितना औसत यहाँ पे वायुदाब रहा है। इनके बारे में, सबके बारे में आपको ध्यान होगा। तापमान क्या चीज होती है? गर्मी। और जो तापमान क्या होता है? सूर्य से प्राप्त उष्मा यानी कि गर्मी। वर्षा आप जानते ही है। इसके अलावा आर्द्रता, हवा में नमी की मात्रा जो होती है उसको, नमी को आर्द्रता कहा जाता है। पवने आप जानते हैं, विंड्स, जो हवाएं हैं, पवने हैं, उनकी गति क्या है, किस स्पीड से हवाएं चल रही है। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब, वायु जो दबाव डालती है धरातल पे, उसको कहा जाता है भाई वायुदाब, ठीक है। ये तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, तापमान कम होता है तो वायुदाब ज्यादा हो जाता है। ये ऐसा इसलिए है कि वायुदाब में ये इसलिए होता है कि तापमान कम होने के कारण क्या होता है? हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। सोचिए एक बार आप कि तापमान कम हो जाएगा, सर्दियों के दिन हैं, तो सर्दियों के दिनों में तापमान कम होता है तो हवा में क्या है? थोड़ी नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ जाता है तो वो दबाव ज्यादा डालता है। कोई भी वजनदार चीज हो तो वो दबाव ज्यादा डालेगी। जबकि यही बात आप गर्मियों के दिनों में सोच सकते हैं। गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा बिल्कुल सूखी हुई होगी, उसमें कोई नमी की मात्रा नहीं होगी, इस वजह से वो हल्की होगी, और हल्की होगी तो वो दबाव कम डालेगी। इस वजह से कहा जाता है कि तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और तापमान कम होता है तो वायुदाब ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक बार फिर से देखिए, किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन, जो भी अपन ने क्षेत्र सोचा है कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष तक ये सब जो औसत भौगोलिक दशाएं हैं, इनका एवरेज क्या रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। ठीक है,
समझ में आया होगा, यकीन करता हूँ। किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन औसत भौगोलिक दशाओं को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब तत्व भी कहे जाते हैं, ठीक है। जलवायु के तत्व भी कहा जाता है इनको। आप कई अलग जगहों पे पढ़ोगे तो आपको हो सकता है औसत भौगोलिक दशाएं, नई शब्द ये देखने को मिले आपको, जलवायु के तत्व देखने को मिले। तो ये आप ध्यान रखें, कहीं पे इनको तत्व भी कहा जाता है, कहीं भौगोलिक दशाएं भी इनको कहा जाता है, तो अच्छे से इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, चलो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ। देखो ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पर कुछ मैं पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, तापमान जो है, तापमान जलवायु का, तापमान जलवायु का आधारभूत तत्व है, आधारभूत तत्व है, आधारभूत तत्व है, क्योंकि 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 अन्य तत्व, क्योंकि अन्य तत्व, अन्य तत्व सॉरी क्योंकि अन्य तत्व तापमान से, अन्य तत्व तापमान से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। देखो मैं कह रहा हूं, इसमें एक एक जो भी लाइन होगी वो सब समझने वाली होगी। थोड़ी इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, लेकिन जो मेरा समझाने का तरीका है उसको आप ज्यादा देखें, ज्यादा सुने। जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ आपको हर एक लाइन लिख के और आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तापमान जलवायु का आधारभूत तत्व है। अभी मैंने आपको जलवायु के तत्व बताए थे, जो औसत भौगोलिक दशाएं थी वो बताई थी, वो सारे तत्व है जलवायु के, ठीक है। उन सभी जलवायु के तत्वों में हम बात करें तो तापमान सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तापमान जलवायु का सबसे आधारभूत तत्व है। क्यों है? क्योंकि अन्य तत्व जो भी, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो वायुदाब हो, चाहे वो पवने हो, चाहे वो आर्द्रता हो, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे तापमान से जुड़े हुए हैं। समझिए, देखो अभी अभी मैंने वायुदाब के लिए कहा था, वायुदाब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तापमान से जुड़ा हुआ है। तापमान कम ज्यादा होगा तो वायुदाब में चेंजिंग होगा। तापमान जैसे बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब बढ़ेगा। तो वो किससे फर्क पड़ रहा है? उस पे तापमान का प्रभाव पड़ रहा है। तो तापमान से वो जुड़ा हुआ है, तापमान से वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अब देखो पवन की हम बात करें तो पवन भी अप्रत्यक्ष रूप से इससे तापमान से जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है पवने? देखो तापमान में कम ज्यादा होगा, तापमान कम ज्यादा होगा तो वायुदाब कम ज्यादा होगा। देखो ये मैं दो हाथ कर रहा हूँ, एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एक तरफ टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। इधर टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा होते ही यहाँ पे वायुदाब क्या होगा? कम होगा। इधर तापमान कम हो गया तो इधर वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। और वायुदाब ज्यादा होगा और इधर वायुदाब कम हो गया तो क्या होगा भाई? पवन कैसे चलेगी? पवन का रुख हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है।
इधर जैसे वायुदाब ज्यादा हुआ, इधर जैसे वायुदाब कम हुआ, तो पवन इधर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लग जाएगी। अगर इधर का वायुदाब ज्यादा हो जाएगा, इधर का वायुदाब कम हो जाएगा, तो पवन स्वतः ही उच्च वायुदाब से इधर की ओर चलने लग जाएगी। ठीक है, तो देखो पवन भी जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, वह या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तापमान से जुड़ी हुई है। वायुदाब हो गया, पवन हो गई। इसी प्रकार आर्द्रता की हम बात करें, मैं आर्द्रता के लिए आपसे कहा कि वायु में नमी की मात्रा, उसको क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। तो आर्द्रता भी किस प्रकार से जुड़ी हुई है तापमान से, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। तापमान ज्यादा होगा तो हवा में नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तापमान कम होगा तो वायु इसमें हवा में नमी की मात्रा स्वतः ही बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तापमान ज्यादा होगा तो वो उष्मा ज्यादा होगी और उष्मा की वजह से वो नमी को सोख लेगी, और तापमान कम होगा तो उस नमी को नहीं सोख पाएगी। इस वजह से आर्द्रता भी किसकी वजह से प्रभावित है, आर्द्रता भी जो है वो तापमान की वजह से ही जुड़ी हुई है, तापमान से ही जुड़ी हुई है। इसके अलावा बात क्या बची हुई है, वर्षा। तो वर्षा भी प्रत्येक इसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा भी तापमान के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारे जो तत्व है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आधारभूत तत्व है, सभी को चेंजिंग करने वाला है, वो है तापमान। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएसटीसी के अंदर कि जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे आधारभूत तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों, इस जलवायु का जो सबसे आधारभूत तत्व है वो है तापमान। ठीक है, तापमान जलवायु का आधारभूत तत्व है, क्योंकि अन्य सभी तत्व तापमान से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर विश्व को, तापमान के आधार पर विश्व को तीन कटिबंधों में, तीन कटिबंधों में, तीन कटिबंधों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। किसको, पूरे विश्व को। अभी फिलहाल आप यहाँ पे राजस्थान को मत लाइए, यहाँ पे पहले पूरे विश्व से ही अपन समझते हुए आएंगे। ठीक है, तो तापमान के आधार पर पूरे विश्व को कितने कटिबंधों में बांटा गया है भाई, पूरे विश्व को तीन कटिबंधों में बांटा गया है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है कि तापमान के आधार पर संपूर्ण विश्व को कितने कटिबंधों में बांटा जाता है, तो संपूर्ण विश्व को तीन कटिबंधों में बांटा जाता है। तो इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पूरे विश्व को अपन पूरा विश्व कैसे देखें भाई, पूरे विश्व को तो अपन ग्लोब में ही देख सकते हैं। तो आप अब निकल के आ जाता है अपना ग्लोब, ये लीजिए अपना, चलो देखो ड्राइंग है नहीं, पूरा गोल बनता नहीं है अपन से, लेकिन फिर भी बनाने की अच्छी कोशिश करो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। क्या दूसरा बनाए, चलिए चलो अपन को क्या समझना ही तो है, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा ये अपना ग्लोब है भाई, और ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में आप जानते हैं ये तो है अपनी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, ये तो होती है अपनी भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, या इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है,
क्या कहा जाता है इसको, 0 डिग्री अक्षांश। दोनों गोलार्धों के अंदर 23.5 डिग्री पे जो रेखा है वह इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने आपको शुरुआत में जो राजस्थान की अवस्थितियों विस्तार पढ़ाया था वहां पर भी आपको ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री की रेखा है। इस 23.5 डिग्री की रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। इधर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा है, ये 23.5 डिग्री, इस 23.5 डिग्री पे जो रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको कहा जाता है मकर रेखा। कौन सी रेखा, इसको कहा जाता है भाई मकर रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा है इसको कहा जाता है भाई आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा। इधर दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लाइनें आपको ध्यान रखनी है ग्लोब के ऊपर। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री पर, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री पर। दो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कहा जाता है कर्क रेखा। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं अपना जो राजस्थान है उसका अक्षांश विस्तार आपको ध्यान होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में हमारा राजस्थान स्थित है। तो यहाँ की ये उत्तरी अक्षांश है, इस भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी अक्षांश और इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में सब दक्षिणी अक्षांश है। तो अपना राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है और ये कर्क रेखा अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई है, निकलती है राजस्थान में 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है कर्क रेखा की, और बाकी किसी भी रेखा का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, केवल मैंने ये कहा है ना आपसे कि जो तापमान के आधार पर पूरा विश्व है इसको 3 कटिबंधों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पूरी जलवायु आपके लिए यहाँ से क्लियर होने वाली है। ये चीज बहुत अच्छे से सूटेबल तरीके से आपको समझना है। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 4 तारीखें भी याद रखना है, ठीक है। और वो 4 तारीखें इस प्रकार है, एक तो है आपको याद रखना है 21 मार्च, फिर आपको याद रखनी है 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, फिर आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर, फिर आपको याद रखना है 22 दिसंबर। ये 4 जो महत्वपूर्ण तारीखें मैंने यहाँ पे लगाई है इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको ये भी मालूम है कि अपनी पृथ्वी है ये 2 तरीके से घूम रही है। कितने तरीके से? 2 तरीके से घूमती है। एक तो इसकी घूर्णन गति होती है, एक तो कौन सी गति? एक तो घूर्णन गति होती है जिसको अपन दैनिक गति भी कहते हैं। एक दूसरी गति होती है परिक्रमण गति जिसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे यूं घुमा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? घूर्णन। ये क्या है? इसकी पृथ्वी की घूर्णन गति है। ये इस तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती हुई जा रही है, इस तरीके से घूम रही है। और 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में, वैसे 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड ऊपर आते हैं, तो ये लगभग 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर रही है। इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये 24 घंटे में अपना घूर्णन कर रही है, तो सूर्य के सामने जो वाला भाग होता है पृथ्वी के, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन रहता है, और जो सूर्य के आड़ में होता है, इधर पीछे की साइड में होता है, यहाँ पर रात्रि रहती है। तो 24 घंटे में ये पूरा घूम जाती है, तो जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता जाता है, और जो पीछे चलता जाता है उसमें रात्रि होती जाती है। तो इसको घूर्णन गति भी कहा जाता है और इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। दूसरी गति होती है इसकी परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति, जिसको वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं।
ये होती है जैसे केंद्र में सूर्य होता है, सूर्य के लगभग सभी ग्रह जो भी है, सारे जो भी 8 ग्रह हैं, वो सब ग्रह सूर्य के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा करना, परिक्रमा। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, भगवान होते हैं, बालाजी होते हैं, भैरव जी होते हैं, माता जी होती है, तो उनके मंदिर के क्या करते हैं, अपन परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो ऐसे सूर्य भगवान जो है सबसे बड़ा भगवान, तो भाई सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सूर्य भगवान के सभी जो ग्रह है, ये सब ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी भी इस तरीके से सूर्य भगवान के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और ये जो चक्कर लगा रही है, इस गति को ही कहा जाता है वार्षिक गति, या इसी को कहा जाता है परिक्रमण गति। ये लगभग 365 से 1/4 दिन के अंदर अपना एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। अपन तो एक दिन में न जाने कितनी परिक्रमा लगा सकते हैं भगवान के मंदिर के, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है ये 365 से 1/4 दिन में सूर्य भगवान की परिक्रमा पूरी करती है। ओके प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये 2 गति होती है। अब यहाँ पे आपको समझना है। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे सब शब्दों का महत्व है, शब्दों को आपको पकड़ना है, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। जो अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है भाई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये बिल्कुल सीधी होती और ये जो चक्कर लगा रही होती इसके सूर्य के, तो जहां हमेशा गर्मी होती वहां हमेशा गर्मी होती, जहां हमेशा ठंड रहती वहां हमेशा ठंड ही होती। लेकिन अपन जानते हैं हमारे ना तो हमेशा गर्मी होती है, ना ही हमारे हमेशा सर्दी रहती है, ठीक है। ना तो हमारे हमेशा गर्मी रहती है और ना ही हमारे हमेशा सर्दी रहती है। ये कारण किसका है, ये है हमारी पृथ्वी के झुकाव का। किसका कारण है ये, पृथ्वी के झुकाव का कारण है। ओके प्यारे साथियों, अगर तो इसी की वजह से इस झुकाव के कारण से क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी जैसे ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो कभी ये वाला भाग सूर्य के सामने आता है, ये उत्तरी गोलार्ध वाला, तो यहाँ गर्मी हो जाती है, सूर्य के सामने आता है इस वजह से। कभी ये वाला भाग सूर्य के सामने आता है, तो इस वाले हिस्से में गर्मी पड़ने लग जाती है। और जहां सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है, ठंड पड़ने लग जाती है। और जहां सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है, गर्मी पड़ने लग जाती है। आपने भी देखा होगा अपने मई जून के महीनों में सूर्य बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर दिखाई देता है, अपन को सिर के ऊपर दिखाई देता है। तो बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई देता है, बिल्कुल सीधी किरण अपने ऊपर पड़ती है पृथ्वी पे, अपनी तरफ जो भी उत्तरी गोलार्ध में अपन रहते हैं। तो मई जून के महीनों में सूर्य की किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है, इस वजह से अपन को बहुत भयंकर चिलचिलाती धूप लगती है, गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जबकि आप देखते होंगे सर्दियों के दिनों में हमें सूर्य यूं दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है, इतना यूं तिरछा दिखाई देता है, कभी सिर के ऊपर नहीं दिखाई देता है। तो वो तिरछा दिखाई देता है, इस वजह से तिरछी किरण पड़ती है, और तिरछी किरण पड़ती है तो अपन को सर्दी लगती है। दूसरी बात, जो अपने सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है उस टाइम पर क्या होता है, दिन भी बड़ा होता है, और जितना ज्यादा दिन बड़ा होगा, यानी कि एक तो 8 घंटे का दिन, यानी कि पृथ्वी के जिस हिस्से को अगर 8 घंटे तक सूर्य दिखाई दे रहा है, तो वो तो 8 घंटे में जितना उष्मा प्राप्त कर सकेगी वो हिस्सा, तो वो उतनी 8 घंटे में उतने ही उष्मा प्राप्त करेगा। किसी दूसरे हिस्से के अंदर अगर 12 घंटे का दिन दिखाई दे रहा है, 12 घंटे तक सूर्य दिखाई दे रहा है, तो आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 12 घंटे तक अगर पृथ्वी का कोई हिस्सा सूर्य को देख रहा है, सूर्य से उष्मा प्राप्त कर रहा है, तो 12 घंटे में वो ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करेगा। जिस हिस्से में 8 घंटे सूर्य दिखाई दे रहा है, तो वो 8 घंटे में उतनी सी ही एनर्जी ग्रहण करेगा, उतनी सी ही उष्मा प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये भी कारण है सर्दी गर्मी का दूसरा वाला। आगे बात समझ में। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इन तारीखों पे, सूर्य कहाँ पे कब कब कैसे कैसे सीधी किरणें डालता है और कहाँ पे तिरछी किरणें पड़ती है। ओके प्यारे साथियों, चलिए सर्वप्रथम अपन बात करते हैं 21 मार्च की। देखो 21 मार्च जो है, ये 21 मार्च को सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है, ठीक है। इस भूमध्य रेखा पे कहाँ पे सीधा चमक रहा है भाई,
इस भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है कब? 21 मार्च को। यानी कि 21 मार्च को सूर्य कहां पर सीधा चमक रहा है भाई? भूमध्य रेखा पे। अब भूमध्य रेखा तो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर पे है। अब जब पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे सूर्य सीधा चमक रहा है तो दोनों गोलार्धों में देखो बराबर गर्मी प्राप्त हो रही है। दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होगी। जब पृथ्वी के बिल्कुल बीच सेंटर पे सीधा चमक रहा है सूर्य 21 मार्च को, तो दोनों गोलार्धों में सर्दी गर्मी जो है वो बराबर होगी। ठीक है, कैसी होगी? बराबर होगी। दोनों गोलार्धों में सर्दी गर्मी बराबर होगी। दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि लगभग बराबर होगी दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो 21 मार्च के दिन ये सिस्टम रहता है। अब यहाँ से जैसे पृथ्वी यहाँ है, यहाँ से और धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ती जाती है तो वो उसके झुका हुआ भी तो फर्क पड़ेगा ना। वो झुकी हुई पृथ्वी आगे चल रही है तो वो थोड़ी सी चेंजिंग होने लगती है। और यहाँ से जैसे ही पृथ्वी आगे बढ़ती है 21 मार्च से, तो लगभग 3 महीने हो जाते हैं। 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 मई और 21 जून, यानी कि 3 महीने तक लगभग ये सूर्य यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे सीधा चमकने लग जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। दूसरी तारीख 21 जून। अभी यहाँ से मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है? ये मत समझना कि ये मैं फालतू की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपके माइंड के अंदर घुस गई, सेट हो गई, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, तो यकीन मानना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी के। ठीक है, 21 जून को सूर्य कहां पे सीधा चमकने लग गया? भूमध्य इस पे सॉरी कर्क रेखा पे। कौन सी रेखा पे? कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकने लग गया है। कब? 21 जून को। ठीक है, सूर्य था, पृथ्वी यहाँ थी, 21 मार्च को बिल्कुल बीच सेंटर पे सीधा चमक रहा था पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे। यहाँ से पृथ्वी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पृथ्वी का वो वाला हिस्सा सूर्य के सामने आ गया। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध वाला। यानी कि 21 जून को लगभग 3 महीने में यहाँ से सूर्य यहाँ से ऊपर बढ़ता गया और 21 जून को कहाँ पे सीधा चमकने लग गया? कर्क रेखा पे सीधा चमकने लग गया। अब कर्क रेखा पे सीधा चमकने लग गया तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, सूर्य इस कर्क रेखा पे सीधा फोकस डाल दिया सूर्य ने। ठीक है, तो इधर तो सीधी किरणें पड़ रही है, इस वजह से इधर तो क्या हो रहा है भाई? उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी पड़ रही है। अब यहाँ पे इस 21 जून की तारीख को आप दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, तो इधर तो किरणें कैसी दिखाई देगी भाई? तिरछी दिखाई देगी। तो इधर किरणें तिरछी दिखाई देगी तो इस वाले गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इस 21 जून को अपन तो यहाँ रहते हैं कर्क रेखा के आसपास में, इस वजह से अपन को यहाँ पे तो क्या होगा? सूर्य सीधी किरणें डाल रहा है, इस वजह से यहाँ पे तो गर्मी पड़ेगी। जबकि इधर तिरछी किरणें पड़ रही है तो इस वजह से 21 जून के दिन इधर दक्षिणी गोलार्ध वालों को ठंड लगना शुरू हो जाएगा। ठंड लगेगी क्योंकि उनके सर्वाधिक तिरछी किरणें हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 जून, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चलो इधर लिख ही देता हूँ। 21 जून 21 जून उत्तरी गोलार्ध का 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। अब अगर यही चीज आपसे दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से पूछी जाए तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का क्या हो जाएगा? 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का क्या हो जाएगा? 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा तो दिन हो जाएगा और सबसे लंबी रात हो जाएगी। उल्टा कर लेना जस्ट, भाई सूर्य यहाँ है तो यहाँ पे तो बड़ा दिन है, यहाँ पे सबसे छोटी रात है। जबकि अगर इधर पूछे तो सूर्य तो वहां है, इसलिए इधर तो छोटा दिन होगा और बड़ी रात होगी। ठीक है, इधर गर्मी पड़ गई, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन हो गया, सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे छोटी रात हो गई। अब क्या होगा?
ये सूर्य था, ये पृथ्वी थी, यहाँ से चली थी किस मार्च को, यहाँ पे आ गई थी, ठीक है 21 जून को। अब और आगे बढ़ेगी धीरे 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 तो इधर आ जाएगी, और इधर आ जाएगी अंकी लगभग 3 महीने का टाइम ये लग जाएगा। तो 3 महीने के टाइम पे लगभग, अब यहाँ से सूर्य ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं चमकेगा, यहाँ से वापस धीरे धीरे, यहाँ से पहले तो यूं गया था, अब धीरे धीरे यहाँ से लौटता हुआ वापस यहाँ आ जाएगा लगभग 3 महीने के बाद में। तो कब अगली तारीख कौन सी आएगी, 23 सितंबर आएगी, ठीक है 23 सितंबर। अब 23 सितंबर को वापस सूर्य कहाँ पे सीधा चमकने लग गया, वापस भूमध्य रेखा पे चमकने लग गया। जैसे 21 मार्च को चमका था तो उसी प्रकार से 23 सितंबर को भी जो है सूर्य वो वापस भूमध्य रेखा पे सीधा चमकने लग गया। एक बार वही कंडीशन बन गई जो 21 मार्च को बनी थी, दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर और दोनों गोलार्धों में सर्दी गर्मी की अवधि भी बराबर हो जाएगी। कब, 23 सितंबर को। फिर यहाँ से, अब ये सूर्य था, ये पृथ्वी थी, यहाँ से चली थी, स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से यहाँ आ गई थी 21 जून को, फिर 23 सितंबर को यहाँ आ गई, फिर यहाँ से वापस चलेगी तो 22 दिसंबर को इधर आ जाएगी, ठीक है 22 दिसंबर को इधर आ जाएगी। अब धीरे धीरे यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध की ओर सूर्य चल रहा है, ये चलिए सूर्य नहीं चल रहा है भाई, आप मत ये मत सोच लेना कि सूर्य चल रहा है, सूर्य तो एक जगह पर विद्यमान है। जो हो रहा है परिवर्तन वो हमारी पृथ्वी की वजह से हो रहा है, पृथ्वी ही घूम रही है, ठीक है। तो ये मुंह से निकल जाता है कि सूर्य चल रहा है, तो सूर्य नहीं चल रहा है, ये पृथ्वी आगे बढ़ रही है, परिक्रमण कर रही है। तो आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 3 महीने का समय हो गया और सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पे आके सीधा चमकने लग गया। ये हमारा सूर्य कब, 22 दिसंबर, ठीक है कब चमकने लग गया, अगली तारीख 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे चमकने लग गया भाई, मकर रेखा पे सीधा चमकने लग गया, ठीक है। कहाँ चमकने लग गया, मकर रेखा पे सीधा चमकने लग गया। अब देखो जो कंडीशन पहले वहां बनी थी वो कंडीशन अब 22 दिसंबर को यहाँ पे बन गई है, ठीक है समझना है इसको। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकने लग गया। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे, यानी कि मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ गई, सबसे बड़ा दिन हो गया और सबसे छोटी रात हो गई। इसका जस्ट उल्टा इधर क्या होगा, अब सूर्य तो यहाँ पे सीधा फोकस यहाँ डालने लग गया। अब यहाँ तो सीधी किरणें होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी बढ़ गई, अब यहाँ से तो इधर तो तिरछी है किरणें, और तिरछी होने के कारण इधर उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होगी, ठंड पड़ने लग जाएगी। तभी तो अपन को लगभग दिसंबर के महीने में ठंड लगने लग जाती है कि नहीं लगने लग जाती है, ठीक है प्यारे साथियों। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकने लग गया। अब देखो ये 22 दिसंबर वाली बात भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात कब, 22 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे घुमा फिरा के और क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको ये नॉलेज अच्छे से ध्यान रखनी है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात है। इसका जस्ट उल्टा करेंगे, उत्तरी गोलार्ध का पूछ लेंगे तो कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा भाई, 21 जून को। कब होगा, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। लंबी रात कब होती है, छोटी रात कब होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इन चारों तारीखों पे ये काम होता है। यहाँ से और आगे बढ़ी
यहाँ चली गई थी, यहाँ से यहाँ आ गई थी 22 दिसंबर को, अब वापस 21 मार्च को यहाँ पे आ जाएगी अपने यथास्थान पर। तो यहाँ से फिर वापस सूर्य यहाँ से वापस यूँ चलने लग जाएगा और एक बार फिर से 21 मार्च को वापस यहाँ पे सीधा चमकने लग जाएगा। अब देखो मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूर्य इस कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच में ही घूमता फिरता है, ठीक है। या तो यहाँ तक सीधी किरण पड़ती है या इधर भी उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम यहाँ तक सीधी किरण पड़ती है। हाँ, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर राजस्थान में सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ती है। भाई राजस्थान के दक्षिणी वो जो है 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो सूर्य की सबसे सीधी किरण तो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। सूर्य की सबसे सीधी किरण कहाँ पड़ती है? राजस्थान में बांसवाड़ा में पड़ती है। और के सूर्य की सबसे तिरछी किरण राजस्थान में कहाँ पड़ती है? तो भाई दक्षिण में बांसवाड़ा है, सबसे उत्तर में गंगानगर है, तो सबसे तिरछी किरण कहाँ पड़ेगी? तो गंगानगर में पड़ेगी, ठीक है। सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी किरण गंगानगर में पड़ेगी। अब देखो सूर्य अधिकतम यहाँ से और यहाँ, पृथ्वी का ये वाला जो भाग है कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच वाला, यही भाग ज्यादा टाइम तक जो है वो सूर्य से उष्मा प्राप्त करता रहा है। बाकी इस वाले भाग ने भी ज्यादा उष्मा प्राप्त नहीं करी, यहाँ वाले भाग ने भी ज्यादा उष्मा प्राप्त नहीं करी। तो ये वाला भाग तो हमेशा ही सूर्य से उष्मा प्राप्त कर रहा है, ज्यादा गर्मी प्राप्त कर रहा है। तो इस वाले भाग में तो क्या हो जाएगा? ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी। क्या पड़ने लग जाएगी भाई? ज्यादा चिलचिलाती धूप पड़ने लग जाएगी, ठीक है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में ज्यादा गर्मी पड़ रही है और ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण इसको क्या कहा जाता है भाई? कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो इस भाग से और इस भाग के बीच में जो भी देश आते हैं, जो भी राज्य, जो भी स्टेट, जिले, गांव, जो भी कुछ है, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ के निवासी आपको ज्यादातर जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक होगा वो ज्यादा कैसा पाया जाएगा? काले कलर के पाए जाएंगे। आप भी कभी पूरे दिन भर धूप में रह के देखो, गेहूं काट के देखो, कोई भी फसल काट के देखो, पूरे दिन भर चिलचिलाती धूप में रह के देखो, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे, उन्होंने यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी देखे होंगे। लगभग वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज के सारे ही जो लोग हैं वो बिल्कुल काले होते हैं। आपने देखा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ वर्ष भर ही भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस वजह से वो लोग ज्यादा काले होते हैं। यूरोप महाद्वीप के लोग लगभग यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर होने के कारण वो हमेशा सर्दी का सामना करते हैं, उनको गर्मी ज्यादा महसूस ही नहीं होती है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, तो सर्दी की वजह से वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, ठीक है। और फिर गोरे मुखड़े पे क्या लगा लेते हैं? काली चश्मा लगा लेते हैं, जिससे फिर गाना बन जाता है कौन सा? कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो समझिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग अपन को देखना है कि इसमें क्या सिचुएशन रही है। देखो दोस्तों, सूर्य जब यहाँ कर्क रेखा पे आया था तो यहाँ पे सीधी किरण डालेगा, तो यहाँ तक के भागों में गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा था तो लगभग यहाँ तक के भागों में थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, यहाँ तक के भागों में गर्मी महसूस हो रही थी। जब सूर्य इधर मकर रेखा पे सीधा चमक रहा था तो इधर यहाँ तक के भागों में गर्मी महसूस हो रही थी, ठीक है। अब दूसरी बात, जब सूर्य यहाँ पे सीधी किरण डाल रहा था, यहाँ गर्मी पड़ रही थी, तो इस वाले भाग में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जब सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा था तो इस वाले भाग में गर्मी पड़ रही थी, जबकि इस वाले भाग में भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो ये भाग कैसा रहा है? ये वाला और ये वाला भाग, इनमें कभी गर्मी भी पड़ी और कभी इनमें ठंड भी पड़ी, इसलिए मिला जुला रूप इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये वाला जो भाग है,
ये वाला भाग क्या है, क्या कहलाएगा, ये शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला भी कौन सा कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, एक शब्द और देखने को मिलता है आपको, उपोष्ण। उपोष्ण, यहाँ लगभग 60 डिग्री तक का जो भाग होता है, 60 डिग्री तक, ये तो 66.5 डिग्री तक का लिया है अपन ने। यहाँ जो 60 डिग्री तक का लगभग जो भाग होता है, वहां तक के भाग को लगभग उपोष्ण कहा जाता है। ठीक है, वैसे उपोष्ण और शीतोष्ण एक जैसे ही शब्द होते हैं, शीत प्लस उष्ण यानी कि ठंड भी और गर्मी भी। ठीक है, इसलिए इसको मिला जुला हुआ क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को भी शीतोष्ण कटिबंध और इस वाले भाग को भी शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा ये वाला भाग और ये वाला भाग। इस वाले भाग में तो भाई कभी भी गर्मी पड़ने का नाम भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आपने ग्लोब तो देखा होगा, हमारी पृथ्वी बिल्कुल ये उभरी हुई है। सूर्य अगर यहाँ मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है यहाँ पर, तो इस आर्कटिक रेखा से ऊपर किरणें नहीं पहुंच पाती, यानी कि प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, इधर अंधेरा ही रहता है। जब सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो आप देखना ग्लोब में भी आप प्रयोग के द्वारा एक बल्ब जला के और आप देख सकते हैं प्रयोग करके, यहाँ कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा तो इधर यहाँ इस अंटार्कटिक रेखा से दक्षिण के भाग में इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब जब एक टाइम तो ऐसा आया दोनों इन भागों में कि प्रकाश ही नहीं पहुंच पाया लगभग 6 महीने तक, तो 6 महीने तक तो यहाँ पे अंधेरा ही रहा, गर्मी का कोई काम ही नहीं है। और गर्मी पड़ी तो अधिकांश यहाँ कर्क रेखा तक और अधिकांश इधर मकर रेखा तक, या ये मान लो 50-60 डिग्री अक्षांश तक गर्मी पड़ गई। ठीक है, खींच के, वो भी किसी लिमिटेड टाइम पे। लेकिन यहाँ पे तो कभी सूर्य की सीधी किरणें पड़ी ही नहीं गई, कभी गर्मी पड़ी ही नहीं, तो यहाँ पे तो हमेशा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, हमेशा यहाँ पे सर्दी पड़ती है। इस वजह से ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है भाई शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध। तो देखो मैंने एक लाइन लिखी थी इससे जस्ट पीछे वाले पेज के अंदर, तापमान के आधार पर विश्व को 3 कटिबंधों में, कितने कटिबंधों में, 3 कटिबंधों में बांटा जाता है। और ये 3 ही कटिबंध मैंने आपको बताए हैं, एक तो उष्ण कटिबंध, ये वाला शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला शीत कटिबंध। अब आप पूरे विश्व में आप देख सकते हैं, अगर किसी देश की आपको लोकेशन बता दी जाए कि ये इतने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, तो आप आसानी से वहां पे पता लगा सकते हैं कि वहां पे कैसी गर्मी होगी, कैसी सर्दी होगी, गर्मी होगी, वहां के मनुष्यों का रंग रूप कैसा होगा, आप आसानी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तापमान के आधार पर पूरे विश्व को 3 कटिबंधों में बांटा जाता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब अपन को तो काम अपने राजस्थान से है, किससे है भाई, राजस्थान से है। तो चलिए ये सिचुएशन ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अपना राजस्थान कहाँ है वो भी बनाते हैं। चलिए ठीक बढ़ गया नहीं, चल लाजवाब बढ़िया। ओके, कोई बात नहीं, अगर कमजोर भी बने आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ, अपन को समझना ही है, तो क्या करना है। चलिए, अपने राजस्थान से कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, ये कर्क रेखा इस प्रकार से गुजर रही है। ठीक है, कितने डिग्री है ये, 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब देखो सूर्य अधिकांश आया था तो यहाँ कर्क रेखा तक ही चमका था। अब इस कर्क रेखा से दक्षिण वाला जो भाग है, कर्क रेखा से मकर रेखा वाला भाग, देखो कौन से भाग में आ रहा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इस कर्क रेखा से मकर रेखा वाला भाग किस में आ रहा है भाई, उष्ण कटिबंध में। किसमें, उष्ण कटिबंध में। और यहाँ से ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो देखो
ये कर्क रेखा से दक्षिण वाला ये इतना सा जो अपना बांसवाड़ा वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, इसमें तो ये तो आ रहा है उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। और ये वाला जो पूरा राजस्थान है ये किस में आ रहा है भाई? 30 डिग्री 12 मिनट तक ही तो है। कितने डिग्री तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और मैंने कहा आपसे कि लगभग 60 डिग्री तक वाले भाग को कुछ उपोष्ण भी कहा जाता है या शीतोष्ण के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो अपन यहाँ पे भाई यहाँ पे सूर्य चमकेगा तो यहाँ तक तो लगभग थोड़ी अपन को गर्मी महसूस होगी, इसलिए इसको कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण। तो ये किस में आ रहा है? उपोष्ण में, या इसी को कहा जाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। तो अपना जो राजस्थान है भाई, अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान थोड़ा सा नाम मात्र का हिस्सा उष्ण कटिबंध में आ रहा है, बाकी संपूर्ण राजस्थान शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो राजस्थान में जो तापमान के आधार पर जलवायु होगी, वो तापमान के आधार पर कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इतनी सी बात तो आपको तापमान से समझनी थी। किससे समझनी थी भाई? तापमान से समझनी थी। नेक्स्ट अपनी जो बात है वह है कि जलवायु प्रदेश। देखो, जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने में, जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने में, जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने में वर्षा मूलभूत तत्व है। मूलभूत तत्व है। कैसा तत्व है? मूलभूत तत्व है। यानी कि जलवायु प्रदेशों का डिवाइडेशन किया जाएगा तो वो किसके आधार पर किया जाएगा? तापमान के आधार पर नहीं किया जाएगा। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर किया जाएगा। वर्षा के आधार पर, अगला पॉइंट में लिख रहा हूं, वर्षा के आधार पर एक तो आर्द्र, एक होता है उपाद्र और एक होता है शुष्क। ये 3 प्रकार के मुख्यतः जलवायु प्रदेश होते हैं। ठीक है। देखो, जहां ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो उसको लगभग आर्द्र, या उससे भी अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है तो उसको अति आर्द्र भी कर दिया जाता है। तो वो तो होता है आर्द्र प्रदेश या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है और ठीक मात्रा में बारिश होती है। जहाँ लगभग औसत रूप में बारिश होती है तो उसको कहा जाता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। लगभग 50 से लेके और 80 सेंटीमीटर के मध्य तक जहाँ पे बारिश होती है तो उसको कर दिया जाता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। क्या बोल दिया जाता है उसको? उपाद्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम औसत वर्षा होती है, 50 से भी कम औसत वर्षा होती है, तो उसको कर दिया जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कर दिया जाता है? शुष्क जलवायु प्रदेश। इनके भी फिर उपविभागों के रूप में कर दिए जाते हैं, जैसे उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क। ये इस प्रकार के शब्द जो है वो उपविभागों के रूप में कर दिए जाते हैं। तो आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, तापमान के आधार पर विश्व को 3 कटिबंधों में बांटा जाता है। राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है? राजस्थान का नाम मात्र का हिस्सा उष्ण कटिबंध में, बाकी सारा राजस्थान उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने में मूलभूत तत्व क्या है? तो मूलभूत तत्व जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने में वर्षा है। वर्षा के आधार पर कितने प्रदेश होते हैं? वर्षा के आधार पर मुख्यतः आर्द्र, उपाद्र और शुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं। ठीक है। कितने? 3 जलवायु प्रदेश होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं।
राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, ठीक है बेटा। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, कि राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ से भी 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास का समय लगभग 60 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी अपन ने टॉपिक लगाया है या जो भी हेडिंग लगाई है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, तो इन विशेषताओं के बारे में अभी ये मत सोचना कि जलवायु में काफी कुछ पढ़ा दिया, अभी कुछ भी नाम मात्र का भी नहीं पढ़ाया है। जलवायु में काफी कुछ पढ़ाने का है। जलवायु प्रदेश भी अपन पढ़ेंगे, हमारी जो भी ऋतुएं हैं वगैरह जो सब कुछ है वो अपन यहाँ से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन भी आपका जलवायु से बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये मुझ पे आप भरोसा रखना, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, इन विशेषताओं के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत तो क्या शुभकामनाएं दे सकते हैं और क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।